नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हमने शुरू कर दिया था भौतिक पर्यावरण, यानी जिसे हम भारत का भौतिक भूगोल कह सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले 2 लेक्चर बड़े ही शानदार और मस्त तरीके से हम पढ़ चुके थे। आज हमारा लेक्चर 3 है और इस लेक्चर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। क्योंकि आप जानते हैं जब हमने मैप पढ़ा था इंडिया के अंदर जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरी है, इस पर चर्चा करने से पहले हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक चीज़ों को जाना कि वास्तव में पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व यानी पूरे संसार के अंदर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्व या पूर्वी देशांतर में किस प्रकार है, इस चीज़ को हमने समझा और उससे यह निकल कर आया कि भारत जो है वो 0 डिग्री या विषुवत रेखा या इक्वेटर से 876 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में, वो भारत के मध्य से निकलती है बिल्कुल, और मध्य से निकलते हुए 8 राज्यों को टच करती है। तो आज इसी कर्क रेखा के बारे में हम जानने वाले हैं। इसका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे विशेष भारत के अंदर कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, भारत की तटीय सीमा किन किन देशों से लगती है, भारत की जलीय सीमा किन किन देशों से लगती है, यानी बेसिक भारत के बारे में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा ही मस्त और शानदार लेक्चर होने वाला है। पिछले 2 लेक्चर आपने देखे, बड़े ही मस्त और शानदार इसलिए थे क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि वास्तव में भारत है क्या और भारत कहाँ स्थित है। जबकि पहली जो बुक हम पढ़ रहे थे उस बुक के अंदर पूरे वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड में, पूरे संसार में कौन सी चीज कहाँ है, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, समुद्रों का निर्माण, वेगनर के सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी आदि चीजें हम पढ़ रहे थे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं और बीच में वर्ल्ड को हम वहीं उठा रहे हैं जहां भारत को समझना है। तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो वास्तव में किन किन राज्यों से गुजरती है और किस प्रकार गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल यूं मध्य से गुजर जाती है, कोई नहीं रोक सकता उसको, है ना। तो कर्क रेखा ऐसा नहीं कि आप कहीं गए और उतर के देख लो यहाँ कर्क रेखा है, सर ने बताया था कहाँ है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, राजस्थान से गुजर रही है। तो पृथ्वी पे कोई ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि बाउंड्री बनी हुई है ना, ऐसा नहीं है। कर्क रेखा सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है तथा भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण, भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण, उष्ण तथा शीतोष्ण का क्या मतलब है यहाँ? उष्ण तथा शीतोष्ण का मतलब है, उष्ण का मतलब होता है गर्म और शीत प्लस उष्ण, गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा। ये कुछ नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र और उष्ण का मतलब होता है गर्म, शीतोष्ण का मतलब होता है गर्म और ठंडा। ये इनके अर्थ हुआ करते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या कर्क रेखा से बीच में, कर्क रेखा के गुजर जाने से कोई क्षेत्र गर्म या ठंडा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी, सूर्य की जो किरणें होती है, जैसे रूम के अंदर जैसे लाइट लगी हुई है, आप जहां पढ़ रहे हैं आपके भी लगी हुई, उसकी किरणें सीधी बीचों बीच पड़ेगी यहाँ पे इस प्रकार से। तो सूर्य की किरणें सीधी जहां पड़ती है विषुवत रेखा पर, उस स्थान पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उसी के कारण शीत और उष्ण जो होते हैं, वो कटिबंध जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो ये रेखाएं जो खींची गई है ये मौसम के अकॉर्डिंग या फिर जो क्लाइमेट होता है उसको डिवाइड कर देती है, यानी बांट देती है। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से गुजरती है। अभी तक आपको याद क्या रखना है? कर्क रेखा भारत के 8 प्रमुख राज्यों से गुजरती है, 8 प्रमुख राज्य से। और एक ट्रिक पर याद कर लेंगे हम, सिर्फ एक ट्रिक लेके आएंगे और उससे सारे राज्य याद होने वाले हैं। और क्या कर देती है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में बांट देती है। भारत को उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में कौन बांटती है? तो कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजर रही है? तो कर्क रेखा खुद ही कह रही है कि मैं 8 बनाई तो रही हूं ऐसे। ये देखो, हम क लिखते हैं तो 8 दिख रहे हैं आपको, तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। भाई ये जो क है इसको सीधा कर दो पकड़ के, 8 हो जाते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? तो 8 राज्यों से गुजरती है। अब इनको याद करना बड़ा कठिन है, तो मैंने क्या किया, एक गमछा उठाया। क्या उठाया मैंने? एक गमछा उठाया और मित्र पर जार दिया। मित्र पर गमछा जार। क्या करना है? मित्र के ऊपर इस गमछे को झारना है, यानी पटकना है। मित्र के ऊपर गमछा जार। अब मैं लिखता हूं, देखिए यहां लिखता हूं मैं, मित्र यानी दोस्त, मित्र पर गमछा
जार। देखो आराम से याद हो जाते हैं। मित्र, सबसे पहले किसको ले रहे हैं हम? सबसे पहले मित्र को ले रहे हैं, दोस्त को ले रहे हैं। मी से क्या हुआ? अपना मिजोरम। किससे हुआ है? मी से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे त्रि से क्या हो गया? मित्र, त्रय आ रहा है मतलब त्रि, त्रय, त्रय से हो गया त्रिपुरा। दोनों आराम से याद हो गए। पर अब देखो पै से कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल। रे से क्या दिखाई दे रहा है? अपना राजस्थान। रे से क्या दिखाई दे रहा है? राजस्थान। तो मित्र पर 4 स्टेट तो आराम से याद हो गए। अब आगे क्या है? गमछा। गे से कुछ दिखाई दे रहा है आपको? गे से गुजरात दिखाई दे रहा है मुझे, ये गे से गुजरात। मित्र पर गए मैं, अब क्या आ रहा है? मैं। और मैं से क्या दिखाई दे रहा है अपन को? मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश। कितना आसानी से, कुछ ही नहीं करना है। मित्र पर एक गमछे को पटक देना है, मतलब झाड़ देना है। करक रेखा याद, मित्र पर गमछा, जार, बस। अब क्या बचा? 6 बचा है। मैं आ गया मध्य प्रदेश से। अब छा मतलब 6 बचा है, ये छा लिख दिया मैंने, और ये छत्तीसगढ़। अब झार से तो पूरा खुद ही कह रहा है बेचारा झारखंड है। कौन है? झारखंड। इतना आसानी से याद हो जाती है करक रेखा। और ये 100% पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और आप 12th में जब जाओगे तो प्रैक्टिकल लेने जो आता है वो कहता है क्या करक रेखा भारत से गुजरती है? उससे पहले आपको फटाफट यूं चुटकियों में बोलना है गुजरती क्या है भाई साहब? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? और एक गमछा लाओ, मैं अभी बताता हूं। मित्र पे जार के। किस पे जार के? मित्र पे जार के। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार। 7-8 बार बोलना है, याद हो जाएगा आसानी से। अपने दोस्तों को भी बताना है। कितनी शानदार ट्रिक है। मित्र पर गमछा जार। 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है और बहुत सिंपल और आसानी से याद हो जाती है। एक सवाल एक बार पूछा गया 2016 के अंदर कि करक रेखा भारत को किन क्षेत्रों में बांट देती है? तो उष्ण और शीतोष्ण। बड़ा सिंपल है। तो करक रेखा को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लाइफ में आईएएस की तैयारी करो, चाहे एमपीएस की करो, आरएएस की करो, किसकी भी करो, रेलवे की करो, आईबीपीएस की करो, आर्मी करो, नेवी करो, एयरफोर्स करो, करक रेखा हर जगह टपक जाती है। ज्योग्राफी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। साइंस वाले होते हैं उनको भी पढ़नी पड़ती है। तो बहुत शानदार चीज है ज्योग्राफी, बड़ी मस्त है। मैं तो कहता हूं ये आर्ट्स क्यों है? ये तो साइंस है अपने आप में। आप देख लो नाइट्रोजन, हीलियम, विलियम सब इसमें पढ़ते हैं। ये तो अपने आप में एक साइंस है। इसीलिए जब आप 12th में पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर है भूगोल, कला या विज्ञान। बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और उस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं। अभी से 12th की रणनीति 100 में से 100 वाली हम लेके चल रहे हैं। और हमारे निखिल सर का तो मोटो सदवाक्य यही है, उनका आदर्श वाक्य यही है। ऑफिस में जाते हैं हर जगह यही लिखा रहता है, 100 में से 100 का टारगेट प्रत्येक टीचर को। तो बड़ा शानदार जो मिशन है उसमें आप लोगों के 100 में से 100 आएंगे। और 12th की रणनीति और आईएएस तक की रणनीति को हम लेके चल रहे हैं। यूपीएससी जो है उसको क्रैक्स कैसे करना है वहां तक हम सोच रहे हैं। इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। करक रेखा पढ़ा रहे हैं आपको। क्या पढ़ा रहे हैं? करक रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय सीमा, इसका मतलब क्या हुआ? हमने भारत को देखा इस प्रकार से, और हमने ये चीज पहले ही देख ली कि भारत अक्षांश और देशांतर की अगर बात करें तो पूरे ग्लोब के अंदर भारत जो है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच, ये जो ग्रीनविच रेखा है, और बीच में हमने खींची 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? विषुवत रेखा। यहां से इसको इक्वेटर भी कह सकते हूं। यहां भारत जो है इस स्थान पर है। यहां करक रेखा हम खींचेंगे और भारत इस स्थान पर है। करक रेखा जो है 23.5 डिग्री पर हम खींचेंगे, जिसकी बात हम पीछे कर रहे थे। 23.5 डिग्री पर करक रेखा है। अब भारत के अंदर भारत के समय को डिवाइड करने के लिए यहां हम एक रेखा खींचा करते हैं। इसको थोड़ा मैं अच्छे से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली, ये ब्लैक कर देते हैं इसको, है ना। ये जो रेखा हमने खींची है यहां पे, ये जो रेखा है भारत का मानक समय बताती है। कौन सा समय बताती है? मानक समय। मानक समय, ये मानक समय रेखा है। और ये बाकी समय जो होता है अलग, उनसे 5.5 घंटे आगे है। ये जो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयाग कहते हैं, वहां एक स्थान है नैनी, उस स्थान से गुजरती है। काल्पनिक रेखा है। अलग अलग जगह अलग अलग समय होता है। उस समय के डिवाइडेशन के लिए हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली, क्योंकि भारत में इतना बड़ा भारत है, अलग अलग जगह अलग अलग समय डिसाइड करना कठिन होता था, तो हमने एक औसत समय रख लिया।
जैसे यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, कौन सी अक्षांश है? 0 डिग्री। देखो बहुत मुद्दे की बात हम पढ़ने वाले हैं। 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे है, इस स्थान पे ये 0 डिग्री से अक्षांश शुरू किए। अब हम अक्षांश खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो आपको पता है जैसे हम खींचते जाएंगे वैसे समय बढ़ता रहेगा। तो इसको हमने खींचा है 82.5 डिग्री पर। कितने पर खींचा है? 82.5 डिग्री पर। यानी मैंने आपको बताया कि XYZ हम एक चीज लेते हैं और जिस पे ये बिंदु लग जाए, इसका मतलब वहां जो समय है वो घंटे के अंदर देखा जा रहा है। किसके अंदर? घंटे के। और सिर्फ एक ये लगा दूं मैं छोटा सा, तब मिनट हो जाएगा। और अगर 2 लगा दूं इस स्थान पर 2, तो सेकंड हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बड़ी मुद्दे की बात मैं समझा रहा हूं और इसमें हम ये समझ रहे हैं कि 0 डिग्री जो खींचना हम शुरू करते हैं, अक्षांश को जब हम खींचना शुरू करते हैं तो 82.5 डिग्री, जैसे वर्ल्ड में जिस स्थान से हमने अक्षांश को खींचना शुरू किया वहां से हम अक्षांश रेखाएं खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। आडी वाली जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। ये देशांतर खींच दी थी मैंने। आडी रेखाएं जो हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, और 82.5 डिग्री पर जैसे ही हम आएंगे तो भारत का मानक समय तय कर रखा है। तो मुझे बताओ ये समय कितना आगे होगा? देखो हम निकालते हैं। 0 डिग्री पर समय की शुरुआत की और हमें 82.5 डिग्री तक समय निकालना है। 82.5 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है समय, 1 डिग्री आगे चलते हैं हम कहीं भी देशांतर में, अक्षांश के अंदर 1 डिग्री आगे चलते हैं तो 4 मिनट समय का गैप आता है। कितना आता है? 4 मिनट का गैप। ज्योग्राफी बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। 4 मिनट का गैप आता है। तो बताओ 82.5 डिग्री पर कितना आएगा? तो हम जब कैलकुलेट करेंगे 82.5 डिग्री, देखो करके देखते हैं। पहले 82 से करते हैं गुणा 4, तो कितने होते हैं? 8, 328 के आसपास कुछ ऐसे होते हैं ना। और फिर आधा जो है 2 मिनट और जोड़ दो, इसमें आधा और है ना, तो 1 डिग्री का आधा है तो 4 मिनट का 2 मिनट हुआ। और ये टोटल जो हुआ है हमारे पास 330 के आसपास। अब इसमें 6 का भाग दे दो, 60, मतलब 60 मिनट होती है 1 घंटे में, 30 और आधा घंटा यानी 5.5 घंटे आ जाते हैं। निकाल के देखना आप और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सर ये चीज़ समझ में आ गई, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको। भाई कुछ नहीं किया हमने, ये जो पूरा विषय है और इसके ऊपर हमने अक्षांश खींचना शुरू किया। इस प्रकार से आडी वाली रेखाएं खींचना शुरू किया। तो आडी वाली रेखाओं पर जहां से 8 डिग्री 4 पर भारत शुरू होगा उसको हम नहीं देखेंगे यहाँ, ना हम 37 डिग्री 6 पर जाके देखेंगे। हम 82.5 जहाँ आएंगे भारत के अंदर वहां देखेंगे, क्योंकि वहां से हमने समय तय किया है। भारत की मानक समय रेखा नैनी इलाहाबाद से खींची गई है। वहां जाते ही हम रुक जाएंगे और पीछे का देखेंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ आने पर किसी व्यक्ति को जहां से वो आया है वहां से यहाँ आने में जो समय का परिवर्तन आया, आने में समय नहीं लगा है उसको, समय जो लगा है उसको नहीं गिन रहे हम। वहां जो समय है और जहां वो मानक रेखा पर खड़ा है, जैसे मैं भारतीय मानक रेखा 82.5 पर खड़ा हूं तो मेरे से 0 डिग्री जो अक्षांश है वो कितना है, वहां क्या समय हुआ है, तो 5.5 घंटे पीछे होगा, क्योंकि हमारी मानक रेखा 5.5 घंटा आगे है। अब समझ में आ रही बात? यानी कि मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि मान लो कि 0 डिग्री अक्षांश जयपुर में है राजस्थान के, और बिहार के, यूपी के पटना और कानपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ कितना समय हुआ, तो यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, किसका? डिग्री का। जितना डिग्री का डिस्टेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई 4 कर दो तो समय निकल कर आ जाता है। कितनी छोटी बात है और कितनी मस्त और जानदार वाली बात है कि 0 डिग्री अक्षांश से 82.5 डिग्री भारत वाले क्षेत्र में हम आते हैं तो लगभग 5.5 घंटे का गैप आ जाता है। यानी 0 डिग्री पे कोई खड़ा है और वहां वो 6-7 बजे खड़ा है तो 6-7 के अंदर आपको 82.5 पे प्लस कर देना है, घड़ियां मिलाने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? इसलिए ये मानक रेखा हमने खींची है यहाँ पे इस प्रकार से। ये बात आपके समझ में आ गई। इसके अलावा हमने कहा था कि यहां से अक्षांश जो शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 है। यहां जो अक्षांश है हमारा ऊपर की तरफ वो जो हमारा था 37 डिग्री 6 था, 37 डिग्री 6। फिर हमने पश्चिम की बात की और फिर हमने पूर्व की बात की। पश्चिम पूर्व की भी बात की हमने 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 हमने इस प्रकार से पढ़ा। यहां हमने ऊपर जो एरिया देखा था जहां से भारत शुरू होता है वो था हमारा इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल से भारत की भूमि जो है यहाँ ये ग्रेट निकोबार है। क्या है ये? ग्रेट निकोबार।
इस ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो इस ग्रेट निकोबार पर भारत का जलीय स्थान पड़ता है। कौन सा? भारत का लास्ट जल का स्थान जो है वो पड़ता है। और यहां जो स्थान है इसको हम ग्रेट निकोबार जो है इसको हम पिगमिलियन के नाम से जानते हैं। पिगमिलियन, ठीक है। इसके अलावा इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट। और इंदिरा कॉल कर रही है तो इसका मतलब इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा कॉल कहां कर रही है? इंदिरा पॉइंट पर, इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है, जो हमने पिछले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से देखा था। एक बेसिक चीज ले रहे हैं ताकि कर्क रेखा निकाल पाए हम और इन देशों को हम समझ पाए। अब यहां भी हमने देखा ये जो पिगमिलियन है यहां पड़ता है, तो फिर यहां भी तो भारत का भूमि का क्षेत्र है। ये तो भारत का जलीय बिंदु है। कौन सा है? जलीय क्षेत्र है भारत का, यहां तक ग्रेट निकोबार तक। यहां जो होगा कन्याकुमारी, केप केमोरिन, वो भारत का अंतिम बिंदु होगा, दक्षिण का, है ना। उत्तर में जो होगा वो लद्दाख में, मैंने आपको बताया। और पश्चिम में जो होगा गुजरात, सरकिरिक, गौहर माता जिसे हम कहते हैं। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के आसपास होगा जिसे हम वालांगू या किच्चेतू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत को पढ़ा। आज क्या था नया? मानक समय। क्या था? मानक समय कैसे निकाला जाता है ये हमने देखा। और कर्क रेखा गमछे से याद हो गई थी हमें, तो ये चीजें आज हमने देखी। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत स्थल रूप में, यानी कि आपने देखा भारत के यहाँ पानी पानी है, इसलिए भारत प्रायद्वीप भी कहलाता है। ये देखो यहां तक पानी है भारत की, ये पूरा पानी पानी है, तो भारत प्रायद्वीप कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पर स्थलीय सीमा यानी जमीन भी टच करती है भारत को, कई देशों की। और कई देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो भारत से स्थल यानी जमीन की सीमा बनाते हैं, और कई देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से जमीन से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से जल से जुड़े हुए हैं। यानी हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा है ये तो हमें पता होना चाहिए। कौन उधर से बम ब्लास्ट कर रहा है, कौन वहां से प्यार की बारिश कर रहा है ना। क्या रूस हमारा अच्छा मित्र है तो क्या बॉर्डर पे टच होता है? नहीं होता है। क्या पाकिस्तान हमारा विरोधी है तो क्या बॉर्डर पे टच होता है? होता है। तो कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि मैं लेकर आया हूं कि वो कितना टच हो रहा है हमसे, कितना टच हो रखा है हमारे, इसलिए वो दखलंबाजी कर रहा है। तो हम एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो भारत की स्थलीय जो सीमा है, मैंने क्षेत्रफल आपको याद कराया था 342 से ऐसे करके, लेकिन स्थल के भारत का जो जमीनी क्षेत्र है, जैसे ये जमीनी क्षेत्र है, तो यहां से लेकर इस एरिया के अंदर और यहां से लेकर इस एरिया के अंदर भारत से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, वो स्थलीय देश हैं। और ये जो दूरी होगी इस प्रकार से, ये जो दूरी है टोटल स्थलीय दूरी, ये आपकी दूरी होने वाली है 15,200 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर बोल दो इसको, 15,200 वर्ग किलोमीटर। अब कोष्टक में मैंने लिखा 15,106.7 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये कुछ कटत बटत होती रहती है, हम ध्यान नहीं देते इस देश पे। कोई आते हैं कुछ थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं, फिर हम उसे छुड़ा नहीं पाते, तो ये कटत बटत थोड़ी बहुत चलती रहती है। देशों का डिवाइडेशन हुआ, लेकिन आज तक किताबों में कितनी मिलती है? 15,200। तो आपको याद क्या रखना है? 15,200। कहीं ये भी मिले तो याद रखना कि मैंने कहा है इसको याद नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर आप सोचो यार हमें तो गलत ही पढ़ा दिया, ये तो यहाँ तो ये दिख रहा है। कई जगह ये भी दिखाया जाता है अफगानिस्तान की कोई सीमा नहीं लगती अभी भारत से, लेकिन लगती है, थोड़ी सी लगती है ना, इतनी नहीं रही। लेकिन ये आंकड़े वास्तव में जो आंकड़े हैं वो मैप के अंदर दिखाए हुए हैं, तो हमें मानना है। तो स्थलीय सीमा पे सबसे पहले भारत से जो टच हो रहा है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। भारत से 4,096 किलोमीटर टच हो रहा है। कितना हो रहा है? 4,096। फिर है चीन, भारत से 3488 किलोमीटर टच हो रहा है। कितना हो रहा है? 3488 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर टच हो रहा है। फिर है नेपाल 1751, फिर है म्यांमार 1643, और फिर है भूटान 699, और फिर है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो है वो स्थलीय सीमा पर देश हमसे टच हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि इनको याद कैसे करें। तो ये सीधा सिंपल है, बांग्लादेश भारत से टच होता है, आराम से मैप में एक बार देखोगे याद हो जाएगा। मैप आपको लेके आना है, क्योंकि अब हम मैप से भी पढ़ने वाले हैं, और जल्द आपके जो मैप भरे हुए मैप है वो मेरे पास आएंगे। मैं उनको चेक करके आपको बताऊंगा कि वास्तव में किसका मैप सबसे अच्छा था,
ठीक है, एक बार इस मुद्दे पे डिस्कस चल रहा है, आपको बहुत जल्द ये भी जानकारी मिलने वाली कि मैपिंग जो है बहुत शानदार तरीके से हमारी होने वाली, क्योंकि मैपिंग के बगैर ज्योग्राफी समझ में आ जाती है क्या? नहीं आती है ना। तो ये देश कैसे याद करें? अभी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो बांग्लादेश टच होता है, सबको पता है, और जो बांग्लादेश है ना वो पाकिस्तान से अलग हुआ है। पाकिस्तान भारत का जो ये हिस्सा है, इधर पाकिस्तान टच होता है हमसे, इधर बांग्लादेश टच होता है। तो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही था। भारत के जब बंटवारे हुए तो एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। भारत से दो टुकड़े जब टूटे तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में आपस में बढ़ती नहीं थी। तो हमारी आयरन लेडी जो है, जिसे हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिम पाकिस्तान था, उसमें से पश्चिम पाकिस्तान जो है उसका साथ देकर इस प्रकार से स्थितियां क्रिएट कर दी कि दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि ये बीच में से रास्ता मांग रहे थे यहाँ से कि हमें बीच में से जाना है। दोनों पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान इधर और आधा पाकिस्तान इधर, तो ये रास्ता देने के लिए मना कर दिया था और इसमें फूट डालकर दोनों पाकिस्तान में एक को बना दिया बांग्लादेश। एक को क्या बना दिया? बांग्लादेश। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों याद हो जाता है कि बांग्लादेश टच होगा अगर पाकिस्तान टच हो रहा है। कौन टच हो रहा है? अगर पाकिस्तान टच हो रहा है क्या पाकिस्तान? ये देखो कितना 33-23 है ना। तीन तिगड़म यानी हमेशा माथा फोड़ी। तीन तिगड़म मतलब हमेशा माथा फोड़ी रखता है, इसलिए आंकड़े 3 3 2 3 है ना। 3 3 2 3 कौन जुड़ रहा है हमसे? पाकिस्तान जुड़ रहा है, और पाकिस्तान जुड़ रहा है तो बांग्लादेश भी जुड़ रहा है। 4096.7 सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है। क्या बना रहा है? सबसे। चाइना चिंगू मिंगू चाव चिंगू है ना, 34-88 किलोमीटर। चिंगू मिंगू चाव चिंगू कितना बना रहा है? ब्रह्मोस खड़ा कर दिया हमने वहां पे। अब डरता है चाइना हमसे, है ना। 3488 है ना। कौन बना रहा है? चाइना। नेपाल जाने के लिए और भूटान जाने के लिए तो वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो इतने अच्छे पड़ोसी है बेचारे। नेपाल तो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है। कई नेपाली बहादुर कहते हैं उनको, यहाँ बहादुर लोग जो कहलाते हैं। खाना वाना बनाया करते हैं हॉस्टल वगैरह में। अधिकतर जो है होटलों पे आपको देखने को मिलते हैं नेपाली जो लोग होते हैं, बड़े सीधे लोग होते हैं नेपाली। तो नेपाल जो है वो कितनी सीमा बनाता है? 1751, यानी 17 मतलब इनसे कोई खतरा नहीं है, हमें ऐसे याद रखना है। नेपालियों से हमें कोई खतरा नहीं है। भूटान कितनी बना रहा है? म्यांमार को छोड़ रहा हूं मैं, दोनों साथ याद कर रहा हूं। 699 किलोमीटर। इसका बेचारा का आंकड़ा 99 का चलता है। सबसे गरीब देश है बेचारा भूटान, बहुत गरीब है। मतलब 99 यानी 100 कभी कर ही नहीं पाता। 99 रुपए कमाता है फिर खर्च हो जाता है, ऐसे याद रख लो। तो ये 6 को 9 की तरह समझता है, यानी 699 है ना। 6 को 9 देखता है, यानी 6 ही चारों तरफ घूम रहा है। पहले 6 सीधा है, फिर 6, पहले 6 सीधा है, फिर 6 उल्टा है। 699 याद हो जाता है आसानी से। कैसे याद किया हमने बताओ? सबसे ज्यादा बांग्लादेश है ना, 4000 से थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान 3 तिगड़म करता है हमेशा, तो 3 के आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी माथा फोड़ी, 3 तगड़म यानी माथा फोड़ी होती है ना, लड़ाई झगड़े होता है हमसे। करता है कि नहीं करता है? उसके बाद चाइना को हमने देखा 34-88, तो 4 के डबल 8 और फिर 8 लिख दिए, फिर 3 4, फिर 4 के दुगुने, फिर बराबर। इस तरह से कैसे याद करो हमें करना है। वो कौन है जो 99 पे अटक गया? गरीब कौन? भूटान। 100 नहीं कर पाया। हाँ ठीक है। तो नेपाल 1751, हमें कोई खतरा नहीं है ना, तो 17, खतरा मतलब 17। तो अफगानिस्तान 106, अफगानिस्तान बेचारा 100 से थोड़ी सी ऊपर लेके बैठा है। अफगानिस्तान कौन सा? अफगानिस्तान। तो ये वो देश है जो भारत से सीमा बनाते हैं। अब नींद में भी कोई पूछे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं कुछ बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट में देखता हूँ, और मैं देखता हूं, मुझे आजकल पता भी चलने लगा है कि ये बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है, ये बच्चा रेगुलर क्लास नहीं ले रहा है। आप जितना अच्छा समझते हो उतना अच्छा कमेंट में लिखा करो, ताकि मुझे आपका लेवल पता चले। क्योंकि हमारा जो जुड़ने का माध्यम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, लेकिन हम इस तरह से जुड़ना चाहते हैं कि वास्तव में हमें लगे कि पढ़े हैं किसी से ज्योग्राफी, है ना। तो इतना शानदार ज्योग्राफी हम करने वाले हैं, लेकिन ये जो गैप है ये कमेंट के माध्यम से आप खत्म करो। मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, बिना नो डाउट पूछो आप कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। भारत की स्थलीय सीमा जो है, यानी भारत किन किन देशों से जमीन से जुड़ा हुआ है, और वो देश हमने देखे हैं। भारत जमीन से नींद में बोल सकते हो। पाकिस्तान के साथ कौन साथ में टूटा था? तो
तो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा होता बांग्लादेश, वो टूट गए। कहाँ जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, भूटान और नेपाल। तो दो ये याद हो गए। चीन वैसे ही आपको पता है माथाफोड़ियां करता रहता है, तो चीन और पाकिस्तान तो दोनों माथाफोड़ी करने वाले हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले। चाइना फेस टू फेस नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को आगे कर रखा है। तो इस प्रकार चाइना और पाकिस्तान जो है, नेपाल और भूटान जो है, इस प्रकार से हमसे जुड़े हुए। चार तो ऑटोमेटिक याद होते हैं। अब ये म्यांमार जो है ये छूट गया था, 1643 किलोमीटर बनाता है, जिसे हम ब्रह्मा भी कहते हैं। 1935 के आसपास भारत से अलग हुआ था। कब? 1935 के आसपास। अब हम ये भी देखने वाले हैं कि चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है, अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है, श्रीलंका जो हमारे जलीय क्षेत्र से टच होता है उसको हम जलीय में पढ़ेंगे। आपके माइंड में आया होगा श्रीलंका यार नीचे दिखता तो है भारत के यहाँ श्रीलंका, ये देखो इस प्रकार से, लेकिन दिखाया नहीं सर ने, क्योंकि वो तो जल के माध्यम से जुड़ रहा है। यहां तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो देश स्थल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। किसके माध्यम से? स्थल के माध्यम से। और वो मुझे नींद में याद हो जाते हैं, और आपको भी नींद में याद आ गए। बांग्लादेश उसका नाम है भाई, पाकिस्तान उसका नाम है, नेपाल उसका नाम है, भूटान उसका नाम है, म्यांमार उसका नाम है। इस प्रकार से इजीली अफगानिस्तान उसका नाम है। ये आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में चिपका देना है इसको, है ना, एक बार लिखते याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। वो देश कौन सा है जो 99 पे अटक गया? भूटान। वो देश कौन सा है जिससे खतरा नहीं है? कौन सा था? नेपाल था भैया ना। हाँ, नेपाल से कोई खतरा ही नहीं है। 1751 किलोमीटर याद हो जाता है ऑटोमेटिक। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। तो ये सारे आंकड़े यही निकल जाते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, इसकी कितनी है, ऑटोमेटिक यहाँ इस चार्ट से याद कर लेना सारा। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो मुझे कमेंट में लिख के बताना। खुद के जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, खुद के नोट्स बने हुए है ना। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। स्थलीय सीमा, पहले क्या पढ़ रहे थे? स्थलीय। तो फिर स्थलीय कैसे? मैंने कहा ना, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है वो हम देखने वाले हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है वो हम देखने वाले हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है वो हम देखने वाले हैं। एक बहुत बड़े अंग्रेज हुए थे और उन्होंने भारत का बंटवारा करने में काफी सहयोग किया था। पाकिस्तान अलग हुआ था तो उन्होंने एक भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींच दी, और उन्हीं का नाम रेड क्लिफ पे नाम पे इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा हमेशा याद रहना चाहिए आपको। रेड क्लिफ रेखा यानी हमारे लिए तो वो रेड एरिया ही हो गया। रेड एरिया का मतलब है खतरनाक। रेड लाइट होती है तो खतरा है, आगे नहीं जाना चाहिए ना, सड़क पे हम देखते हैं। तो उनके लिए हम खतरा और हमारे लिए वो खतरा, हमेशा दुश्मनियां मोल लेते रहता है हमसे। तो भारत और पाकिस्तान है ना, इनके बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा। यानी मोहन कहां बैठा है? भारत और चीन के बीच। कहां बैठा है? भारत और चीन। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। तो तीन रेखाएं जो है महत्वपूर्ण, मैंने आपको बता दिया। ये इस प्रकार से खींची हुई है, मैप में आपको दिखाया हुआ है, लेकिन कोई मैप से याद नहीं रखना है, इनको सीधा याद रख लो आप। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई जल। अब क्या आ गया? जल। देखो जल, भारत के चारों तरफ जल ही जल है, इसलिए भारत प्रायद्वीप भी कहलाता है। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत है ना, जल वाला क्षेत्र। और ये सीमा 7516 किलोमीटर लगती है भारत से। वो कितनी थी? 15,200। ये कितनी थी? 7,516। 0.6 मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको भी याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7,516। वो कितनी थी? 15,200। ये तो जमीन जुड़ती है भारत से, और ये क्या है? जल जुड़ रहा है भारत से। 7,516 भारत से जल जुड़ रहा है ना, समझ रहे हो। स्थलीय और तटीय सीमा तो जल वाली है, स्थलीय जो है जमीन वाली है, ऐसे याद रखना। मुख्य भूभाग गुजरात जो है वो भारत से जल के माध्यम से जुड़ता है। गुजरात को आप देखना नक्शे के अंदर, आपको जल दिखेगा नीचे गुजरात की, है ना, ठीक है ना। तो तटीय सीमा पर है जो भारत की जो तटीय सीमा है। इतनी देर हम क्या देख रहे थे? भारत की जो स्थलीय सीमा है उस पर कौन कौन से देश जुड़े हुए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो जलीय भूभाग है उस भूभाग पर देश तो है नहीं, पानी आगे देश तो एक श्रीलंका तो जो है ही है, पाक जल डमरू मध्य से अलग हो रहा है। लेकिन उस जलीय सीमा पर, भारत की इस जलीय सीमा पर कौन सा राज्य भारत का ही है?
अब हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो निचला शेप दिखाई दे रहा है वी शेप, उसके अंदर जो जल है आसपास में, वह भारत का कौन सा राज्य जल से लगा हुआ है, यानी उस राज्य में जाते ही समुद्र आ जाता है। गुजरात जाओ महासागर समुद्र आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, बॉम्बे वाले महासागरों में, है ना, केरल चले जाओ, चाहे उड़ीसा चले जाओ, चाहे कर्नाटक चले जाओ, चाहे पश्चिम बंगाल चले जाओ, चाहे गोवा चले जाओ, चाहे पुदुचेरी चले जाओ, चाहे दमन दीव चले जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, बिहार में जाओ, झारखंड नहीं आया ना इसमें, तो वहां जलीय नहीं है। तीन जो लास्ट में बताए जलीय नहीं है, जलीय तो सिर्फ यही है। गुजरात जल से टच होता है, आंध्र प्रदेश जल से टच होता है, तमिलनाडु जल से टच होता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है या नहीं। ये जल से टच होने वाले राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत से, भारत की जलीय सीमा तय करते हैं ना। क्या ये अदर कंट्री के राज्य हैं? नहीं, हमारे देश के ये, लेकिन जल के माध्यम से जुड़े हुए हैं किसी और से, है ना। किससे जुड़े हुए हैं, पानी कहाँ खत्म हो रहा है, ये हम जल्दी ही पता करेंगे, है ना। तो ये जलीय सीमा बनाते हैं भारत की, यानी हम भारत का नक्शा जब भरेंगे ना, जब भारत के नक्शे को हम तैयार करना शुरू करेंगे तो जल वाले क्षेत्रों में ऑटोमेटिक इन्हें भर देंगे हम साइडों में, ये साइडों में यानी किन्नौर पर ही चलेंगे यूं फटाफट से, है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है ये सेवन सिस्टर से याद हो जाता है। मैप हम चुटकियों में करने वाले हैं। मैप कैसे करने वाले हैं? चुटकियों में। और मैं अभी कह देता हूं आपको, कम से कम आपको 30 या 40 खाली मैप लेके आना है, और खाली मैप आपने 30-40 भर दिए तो वास्तव में इतनी शानदार होने वाली है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी तो टिकी हुई मैप पे, और अभी तो आप देख रहे हैं रोज मैप आ रहा है। भारत की ज्योग्राफी समझ में नहीं आती बिना मैप के, इसलिए आप जहाँ स्टडी करते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ आपका मैप लगा होना चाहिए। उसको देख देख के, एटलस को देख देख के पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये हमसे जुड़े हुए। देखिए आगे क्या पढ़ते हैं हम। आगे हम देख रहे हैं देश सीमा पर अवस्थित राज्य हैं, यानी जो सीमा है उस पर अवस्थित यानी बसे हुए राज्य हैं। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा से, हमने ये तो देख लिया पाकिस्तान की बॉर्डर इतनी लगती है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं हमारे, कौन कौन से राज्य हैं। इसका एक ट्रिक हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। SBBJ हो जाएगा क्या, SBBJ, है ना। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ऐसे याद रखना है ना। SBBJ से तो राजस्थान के जिले याद होते हैं ना, इसको हम याद करते हैं पंगु राज। ये लो भाई, बन गई ट्रिक, पंगु राज, यानी पाकिस्तान से टच होने वाले, पाकिस्तान से टच होने वाले भारत के राज्य याद करने की ट्रिक है पंगु राज। क्या ट्रिक है? पंगु राज, यानी पाकिस्तान जो भारत से टच होता ही है, लेकिन पाकिस्तान जो भारत से टच हो रहा है या भारत पाकिस्तान से टच हो रहा है, तो भारत के कौन से राज्य जो है वो पाकिस्तान से टच हो रहे हैं, यानी आप भारत के किस राज्य में हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वास्तव में पाकिस्तान टच हो रहा है। यहां से आप राजस्थान चले जाओ, वहां पाकिस्तान टच हो रहा है, आप गुजरात चले जाओ, पाकिस्तान टच हो रहा है, पंजाब में चले जाओ, वहां टच हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां तो हो ही रहा है। सारा मसला ही यहाँ का, ये जम्मू कश्मीर का है ना। क्या जम्मू कश्मीर राज्य है? नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चीन से जम्मू कश्मीर टच होता है। देखो, जम्मू पाकिस्तान से भी हो रहा था और चीन से भी हो रहा है। ठंड वाले क्षेत्र सारे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये चाइना से टच हो रहे हैं। ठंड वाले जितने भी है ना, चाइना हिमालय को लेके बैठा, इतने बड़े को नेपाल और चाइना, तो हिमालय से टच होने वाले जो हमारे राज्य हैं वो इससे चाइना से भी टच हो रहे हैं। नेपाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल उत्तर प्रदेश को टच करता है, उत्तराखंड को टच करता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग पहले एक ही थे। बिहार और पश्चिम बंगाल टच करता है, और सिक्किम टच करता है नेपाल। यानी नेपाल जाने के लिए या तो उत्तर प्रदेश होते हुए चले जाओ, या उत्तराखंड होते हुए चले जाओ, या बिहार होते हुए चले जाओ, है ना, या पश्चिम बंगाल होते हुए चले जाओ, या सिक्किम होते हुए चले जाओ। आप किस बॉर्डर पे हैं या आपको आज मुझे बताना है, या आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। भूटान से कौन कौन टच हो रहा है? सिक्किम टच हो रहा है, पश्चिम बंगाल टच हो रहा है, असम टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है। जबकि बांग्लादेश जो है वहां से पश्चिम बंगाल टच हो रहा है, असम टच हो रहा है, असम यहां से भी टच हो रहा था, असम यहां से भी टच हो रहा था, मेघालय टच हो रहा है, त्रिपुरा टच हो रहा है, और मिजोरम टच हो रहा है बांग्लादेश से। भाई ये नाम क्यों आ रहे हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम? क्योंकि ये भारत का जो हमें 22 किलोमीटर यूं गलियारा फैला हुआ, एक भारत साइड में यूं हमें इस प्रकार दिखाई देता है, साइड में लटकता हुआ,
भारत का 7 सिस्टर जिसे हम कहते हैं, तो वो 7 सिस्टर वाला जो भाग है वो बांग्लादेश से टच होता है। तो ये इसीलिए मेघालय, त्रिपुरा ये सब आ रहे। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये भी उधर पड़ता है, म्यांमार भी। और अफगानिस्तान जो है उसे भी, अफगानिस्तान का कट गए यहाँ पे, और ज़्यादा कोई टच नहीं होता अफगानिस्तान से। तो एक बार फिर से वो देश आगे, देखो चाइना आ गए यहाँ पे, पाकिस्तान आ गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है चीन दिखाई दे रहा है, 3 नंबर पे नेपाल दिखाई दे रहा है, फिर हमें भूटान दिखाई दे रहा है, फिर हमें बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, फिर म्यांमार दिखाई दे रहा है, और फिर हमें 7 नंबर पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। यानी ये देश जो है वो भारत से जुड़े हुए हैं, और भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। आगे देखते हैं। सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से तटीय सीमा महत्वपूर्ण है। स्थलीय सीमा में तो पास में आके गोला फेंक देगा, तो और जलीय सीमा में आएगा दूर से। तटीय सीमा मतलब, तटीय सीमा का मतलब जल से जुड़ रही है ना। सामरिक का मतलब क्या होता है? युद्ध। सुरक्षा आप जानते हैं, तो युद्ध से सुरक्षा करने के माध्यम से अगर हम देखें तो जल से कोई भी देश हमसे जुड़ा हुआ है, जल से यानी पानी से मतलब तटीय कोई भी देश हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो जैसे हमारे पास आएगा तो हम यूं ताका जाकी करके उसको देख सकते हैं कि कहाँ तक आया यार, वो देखो वो आ रहा है ना। तो ऐसे देख के उस पर हम पहले से ही हमला कर सकते हैं। सामरिक मतलब युद्ध होता है। और इस तल से तो पता ही नहीं चलता, फासले आ जाता है, पानी में धीरे धीरे आना पड़ता है, सारी चीजें होती है ना, एकदम से आ नहीं पाता है, आने नहीं दिया जाता है। दोनों में महत्व, खतरनाक तो दोनों ही होती है। जो आक्रांता है, जो हमारा दुश्मन है, वो तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन तटीय जो होती है महत्वपूर्ण होती है। उपयोग लाभ के बावजूद तटीय सीमा के कुछ नुकसान भी है। क्या है? नुकसान भी है। फायदा क्या है? युद्ध के माध्यम से, जैसे भारत को सुनामी या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। चक्रवात पानी से उठेगा, चक्रवात कहाँ से उठेगा? पानी से उठेगा। तो चक्रवात जैसी समस्याएं तटीय भाग करते कि नहीं करते? ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा क्या होता है? पानी उछल कर गया ज्वार, पानी वापिस आया, समुद्र का पानी। पृथ्वी यूं घूमती है ना इस प्रकार से, पृथ्वी जैसे घूमती है, जैसे एक कटोरी के अंदर या किसी ग्लास के अंदर में पानी लेता हूँ और एकदम से घूमता हूँ तो वो छलक जाता है। वैसे ही पृथ्वी जब घूमती है तो समुद्र जो है वो छलक जाते हैं, और छलकने से जो पानी ऊपर गया, तो जो ऊपर गया वो ज्वार है, और वापिस आया वो क्या है? बाटा है। तो ये ज्वार बाटा होता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना कहाँ करना पड़ता है? तटीय सीमा पर जो देश होते हैं उनको करना पड़ता है। तो भारत का भी तटीय सीमा बनाता है। समुद्री लुटेरों का डर बना रहता है। ये कैसे पानी के अंदर अंदर आ जाते हैं? वास्को डी गामा मई के अंदर 1498 में ऐसे आया था। क्या वो लुटेरा था? यहाँ से खरीद के ले गया या कैसे ले गया? 60 गुना मुनाफा कमाया उसने, है ना। और उसके बाद सारे विदेशी आए, तो विदेशी तो हम लुटेरे ही कहते हैं विदेशियों को, तो जो लूट के ले गया ना। आज कोई व्यापार की दृष्टि से आता है वो बात अलग है। अतिरिक्त करना पड़ता है। इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद तटीय सीमा के लाभकारी पक्ष अधिक है, इसलिए तटीय सीमा भारत के लिए एक वरदान के समान मानी जाती है। युद्ध से बच सकते हैं, लेकिन चक्रवात से, ज्वार भाटा से, सुनामियों से, इनका सामना तो करना ही पड़ता है। तो हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो दोनों चीजों को हमने देखा। देखो ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, आप मुझे बताना ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। क्या कह रहा है ये कह रहा है मैं बहुत खुश हूं कि भारत की तटीय सीमा काफी है, और तटीय सीमा पर काफी भारत के राज्य हैं, 8, 9, 10 हमने देखे थे अभी, है ना। तो वो तट से जुड़े हुए हैं, यानी पानी से जुड़े हुए। आगे देखें, आगे देख रहे हैं हम, भारत उपमहाद्वीप क्यों कहलाता है? क्योंकि भारत के टुकड़े ही हुए ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत से ही जुड़े हुए थे, और भारत महाद्वीप का हिस्सा था जो टूट कर साइड में आ गया। तो अपने आप में एक उपमहाद्वीप की तरह, पहले एक महाद्वीप की तरह दिखता था भारत। और जब वेगनर का सिद्धांत हमने पढ़ा दूसरी वाली बुक में, उसमें हमने देखा कि भारत टूट गया था, कई देश टूट गए थे। जैसे हमने अफ्रीका को देखा, अमेरिका का जो भाग है उसमें फिट हो जाता तो टूटा था। तो जलवायु वेता जो था ना, जिसने मिट्टी विट्टी सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, वेगनर, उन्होंने बताया था ये कि वास्तव में भारत क्या था? उपमहाद्वीप था। किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक अलग पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उसे महाद्वीप ना कहकर क्या कह देते हैं? उपमहाद्वीप। राष्ट्रपति बड़ा होता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति बड़ा होता है, उपराष्ट्रपति उप लगने से बड़ा नहीं होता है। वैसे महाद्वीप बड़ा होता है, उपमहाद्वीप बड़ा नहीं होता है। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश, सुलेमान, किरथर पर्वत श्रेणियां हैं। ये याद रखना, हम आज तक हिमालय का नाम ही पढ़ते रहे, लेकिन भारत के उत्तर और पश्चिम में ये पर्वत भी देखने को मिलते हैं। देखो, एक होता है पर्वत, एक होता है पहाड़, एक होता है पठार। हम तीनों को आज तक एक ही पढ़ते रहे। पर्वत तो बहुत बड़ा होता है,
पहाड़ जो होता है उससे थोड़ा छोटा होता है, और पठार जो होता है उससे गाड़ियां वाड़ियां जाती, घाटी टाइप होता है, यूं इस प्रकार से, है ना। तो जैसे हिमालय पर्वत है, नाग पहाड़ है ना, तारागढ़ पहाड़ है, और पठार भोमट का पठार है, भोराट का पठार है। तो आपको ये नाम याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों चीजें अलग अलग होती है। पर्वत बहुत बड़ा होता है, पठार बिल्कुल छोटा होता है, और जो पहाड़ होता है वो बीच का होता है बेचारा, है ना, इस प्रकार से। तो ये पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणी उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल व अराकत योमा पर्वत श्रेणी की उपस्थिति तथा दक्षिण में सागर से घिरे होने के कारण भारत की दुर्गम अभेद्य प्राकृतिक सीमाएं बनती है। किस तरफ? पर्वत श्रेणियों की उपस्थिति तथा दक्षिण में सागर से घिरे होने के कारण दुर्गम पहाड़ियां वगैरह प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई है। इसे भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देता है। अपने देश की अपन ही तारीफ कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना, अलग दिखाई देता है। इसी पृथक भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संख्या मिली है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, प्राकृतिक छटाएं हैं, सब कुछ प्रकृति ने बना रखा है। भारत अलग ही दिखाई देता है पूरे विश्व में, इसलिए भारत उपमहाद्वीप है, बस इतना याद रखना है। तो ये हमने देखा, इस चीज को हमने समझा। भारतीय उपमहाद्वीप भारत तथा कुछ निकटवर्ती देश सम्मिलित है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश सम्मिलित हैं, यानी ये सब भारत से टूटे हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। कौन कौन से फास्ट बोल दिए गुरुजी, ऐसे समझ में नहीं आता। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो हम जानते ही हैं। नया क्या जुड़ा है? श्रीलंका और मालदीव, बस इतनी सी बात थी। तो ज़्यादा ऐसे लंबा नहीं खींचा जाता क्लास को, है ना। जो चीज़ समझ में आ रही है उससे आगे बढ़ दिया जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और भारत से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा राज्य भारत का जो है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। किसमें? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? राजस्थान के पास। सबसे कम जमीन किसके पास? गोवा। पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था यहाँ, 1962 में फ्री किया गोवा को। छोटा सा राज्य दिखाई देता है आपको यहाँ, इस जगह छोटा सा दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, और राजस्थान आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखिए आप, है ना। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं बताओ। आपने कभी ऐसे सोचा कि राज्य बना दिए तो फिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए? कमेंट में बताओ, ये किस किस ने सोचा, है ना, कि अगर राज्य हमने बना दिए तो फिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए? जहां खतरा था सरकार को कि ये जो राज्य अगर इसको बनाते हैं इस क्षेत्र को, तो ये अपने आप में हुड़दंग करके अलग हो सकता है, तो उसने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ही रखा। क्या राजस्थान, बिहार और गुजरात क्या भारत के कब्जे में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अलग होती है, दोनों मिलकर काम करती है। इसलिए भारत को ऐसा लगा, उस समय के जो संविधान के निर्माता थे उनको ऐसा लगा कि अगर ऐसा रहेगा कि सीधा, जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो पुलिस होती है वो सीधी केंद्र शासित प्रदेश की होती है। गुजरात, बिहार में आप देखोगे बिहार पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस, वहाँ सीएम के अंडर में काम करती है, गृह मंत्री के अंडर में काम करती है, स्टेट के अंदर में काम करती है। जबकि दिल्ली पुलिस जो है वो पीएम के अंडर में काम करती है, जो सेंटर का गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर, उठ के उसके अंडर में काम करती है। क्योंकि खतरा होता है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है देश का, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या गोवा महत्वपूर्ण नहीं है? पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। फिर राज्य क्यों बनाया? जहां ऐसा लगता है कि वहां शासन को जाके देखना, संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और सामरिक दृष्टि यानी युद्ध की दृष्टि से कभी वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, उसको क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है ना। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और बड़ा लद्दाख। लद्दाख, लक्ष्य, लद्दाख, लक्ष्य, ऐसे याद रखना है। राजस्थान आपको ऑटोमेटिक याद हो रहा है, इसमें रटना नहीं है, ऐसे लिखने विखने का काम रखना ही नहीं अपन को, है ना। अपन को सीधा याद करना है। क्या याद करना है अपन को? क्या अपन को बस क्या क्या सोचते रहे, तो याद करना है। क्या करना है? याद करना है। भारत से संबंधित तथ्य मैंने 4 लिख रखे हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य वो भी हमारा गोवा, यानी हम भारतीयों का गोवा। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? कभी आपने सोचा क्या? कानपुर वाले सोचते हैं हमारा, पटना वाले सोचते हैं हमारा, जयपुर वाले सोचते हैं हमारा,
और भोपाल वाले सोचते हैं हमारा है ना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात में पड़ता है, कच्छ बहुत बड़ा जिला है। मैं तो कहता हूँ इसको देश बना देना चाहिए। क्या बना देना चाहिए? देश बना। इतना बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है, देश वैसे नहीं बनाना। भारत अखंड है, अब कोई टुकड़े नहीं होंगे, है ना। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा जिला, ओहो क्या बात है, कच्छ, है ना। तो क्लास को अब हम शांति से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटा जिला। बताओ सबसे बड़ा कौन सा था? अरे गुजरात वाला कच्छ, गुजरात वाला कच्छ, है ना, ऐसे याद रखना। तो छोटा जिला कौन सा है? माहे पुदुचेरी। इसे पांडिचेरी या पुडुचेरी या पुदुचेरी, ढेर सारे नाम बदलते रहते हैं इसके। तो पुडुचेरी में जो सबसे छोटा जिला है माहे। कौन सा है? माहे। धोनी का नाम नहीं है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य आ गया भाई यूपी वालों। क्या आ गया? यूपी के लिए आया है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या लेकर। जनसंख्या भी बहुत बिहार और यूपी में बहुत है, लेकिन यहाँ जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दिखाया गया है वो यूपी और यूपी ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कम, सिक्किम, है ना, सिक्किम बोल दो इसका ना, सिक्किम। कम लिखा हुआ है, वैसे उत्तर प्रदेश का नाम आते ही समझ आते हैं जनसंख्या ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक उस पे आ जाता है। सिक्किम नाम ही बेचारे का कम है तो जनसंख्या कम है। माए क्षेत्रफल में कम, सिक्किम जनसंख्या के कम, है ना, ऐसे याद रखना। कच्छ क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा जिला, जबकि स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे ज्यादा। तो ये चीजें आपने देखी और बड़े ही मस्त तरीके से देखी। लास्ट तक जिसने वीडियो को देखा है, लेक्चर को देखा है, जरूर कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।